हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 36। इससे पहले मैं आपको 35 भाग दे चुका था। मैंने कल यह आपको वीडियो नहीं दी थी क्योंकि मैंने इसके बदले आपको वहाँ पर एक मॉडल पेपर दिया था। तो जिसने मॉडल पेपर नहीं देखा उसको देख लें, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। आप टेलीग्राम पर सर्च करें उत्तराखंड समाधान, या डिस्क्रिप्शन जाके आप लिंक से ज्वाइन उसको कर सकते हैं। और जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो मॉर्निंग 4 बजे वाली चीज़ को ही फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि राहुल सांचिक कृत्यायन के अनुसार कार्तिकेयपुर वंश का मूल निवास कहाँ था, या कार्तिकेयपुर वंश के मूल निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, जो कार्तिकपुर राजा के जो कार्तिकपुर में राजा थे उनका मूल निवास कहाँ था। सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा सी, काबुल। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। बहुत संक्षिप्त, बहुत कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, डॉक्टर राहुल सांसिक कृत्यायन के अनुसार जो कार्तिकेयपुर वंश के राजा थे उनका जो मूल निवास था हमारा वो था कहाँ पर, काबुल में। तो इसका तो ये हो गया। लेकिन एक हमारे हैं इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी, उनके अनुसार हमारे कार्तिकेयपुर राजाओं को जो मूल निवास था वह था हमारा कौन सा, अयोध्या। और हमारे एक और हैं बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने हमारा कुमाऊं का इतिहास लिखा है। वह हमारे कार्तिकेयपुर राजाओं को बोलते हैं क्या, सूर्यवंशी। तो तीन के तीन बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर लें। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी। आज बहुत सरल प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपको कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा कौन सा, बी, ज्योतिषपुर। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी हमारी वो ज्योतिषपुर थी। जोशीमठ की हम बात करते हैं। और जो कुबेर की राजधानी थी हमारी वह थी हमारी कहाँ, अलकापुरी। और सुबाहु, सुबाहु, ठीक है, सुबाहु थोड़ा गलत हो गया ना, सुबाहु, ठीक है, सुबाहु ऐसे लिखना, ठीक है। सुबाहु की जो हमारी राजधानी थी वह थी हमारी कहाँ पर, श्रीनगर में। और विराट की जो राजधानी थी वो थी हमारी कहाँ, विराटगढ़ी में। तो देखिए, आपको बहुत संक्षिप्त आज मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आज कुछ जहाँ मैटर कुछ है नहीं इसमें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय महोत्सव कहाँ लगता है। तो दोस्तों, जो हमारा हिमालय जो महोत्सव है यह लगता है हमारे कहाँ पर, उसका आंसर है बी, आदि बद्री में। अब थोड़ा जानते हैं, देखिए क्या है वही हिमालय महोत्सव। देखिए, हिमालय महोत्सव हमारे आदि बद्री में लगता है, लेकिन हिमालय महोत्सव का जो हमारा मूल नाम है वो है हमारा क्या, इसका नौठा कौतिक। तो दोस्तों, प्रश्न ये बनेगा यहाँ से कि नौठा कौतिक को आदि बद्री में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना वहाँ पर, इसको क्या हिमालय महोत्सव के नाम से हम जानते हैं। और आदि बद्री का जो हमारा स्थानीय नाम है वह दोस्तों क्या हमारा, नौठा ही है। तो आपने बहुत छोटे छोटे फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं। और आप देखते हैं अगला प्रश्न कि केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कब चयनित किया था। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होता है वो है हमारा बी, 2005 में। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो चयन किया था यह 2005 में किया था। और जागेश्वर हमारा कहाँ है, आपको पता है कि हमारा यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ पर लगभग 124 मंदिर हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं। और कहाँ है, हमारे अल्मोड़ा ज़िले में है। और किस शैली में है, तो केदारनाथ शैली में हमारा जागेश्वर मंदिर है या जागेश्वर धाम स्थित है, जिसको हम उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है पूछतेगा, तो कौन सी हमारी जटा गंगा बहती है, जो कि हमारे कहाँ से निकलती है, हमारे वृद्ध जागेश्वर से निकलती है। और जानना ये भी महत्वपूर्ण है कि जागेश्वर का पुराणों में हमें जो नाम मिलता है वह मिलता है कि हमें हाट केश्वर। और भू अभिलेखों में हमें जो जागेश्वर का नाम देखने को मिलता है वह मिलता है हमें क्या, पारूण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग नोट कर लेना। पांचवा प्रश्न है कि किस पुस्तक में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का उल्लेख मिलता है।
तो दोस्तों होने पर तो बहुत सारी किताबें होंगी कि जिसमें बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 4 पुस्तकें दी हैं, उनमें से बात हो रही है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों, वह है हमारा कौन सा, बी, होली हिमालय। अब होली हिमालय सैरमन ओकले जी की है, तो अब बात कर लेते हैं। देखिए उत्तरायण मेला का जो हमें उल्लेख है वो होली हिमालय पुस्तक में देखने को मिलता है, और जो कि 1905 में लिखी गई है। कौन सी, होली हिमालय। और लिखने वाले कौन है, तो सरमन ओकले हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ये वैसी पुस्तक पूछी जाती है कि होली हिमालय किसकी रचना है, तो किसकी, सरमन ओकले की है। और इसमें हमें किस मेले का उल्लेख देखने को मिल रहा है, तो उत्तरायणी मेले का मिल रहा है। और अगले कुछ पुस्तक थे जैसे क्या, मध्य हिमालय जो पुस्तक है दोस्तों वो यशवंत सिंह कटौज की है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। और अगली थी कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक, तो यशोधर मटपाल की थी। यशोधर मटपाल द्वारा द्वारा या जो हमारे जो यशोधर मटपाल ना, इनके द्वारा खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना में की गई है, वो की गई है 1983 में। ये भी महत्वपूर्ण है। फड़कानौली पेड़शाला की खोज इन्हीं के द्वारा की गई है। और अगला है कि हिमालय की यात्रा जो पुस्तक है वह है हमारी काका साहब कालेकर की। अगला प्रश्न है कि 84 कुटिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 84 कुटिया की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, महर्षि योगी द्वारा। अथवा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा की गई थी। और जो हमारा 84 कुटिया है दोस्तों ना, हालांकि हम इसको पढ़ते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो यह आता है 84 कुटिया, यह हमारे पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। और जो कि कहाँ, हमारे ऋषिकेश में। देखिए ऋषिकेश देहरादून में आता है, लेकिन ऋषिकेश देहरादून के साथ साथ पौड़ी टिहरी में भी आता है। तो हमारे यह 84 कुटिया किस में आता है, हमारे किसमें, पौड़ी गढ़वाल में। जो वर्तमान इसका नाम है, इसको हम शंकराचार्य नगर के नाम से हम इसको जानते हैं। और जो 84 कुटिया जो बंद, एक बार इसको क्या हुआ, बंद कर दिया गया था, वह सन था कब, 1985 में। और जो 84 कुटिया को योग के लिए जो दोबारा खोला जाता है, और वह खोला जाता है हमारे 8 दिसंबर 2015 में। तो कुछ आसान से प्रश्न थे, आप लोग ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। पूछ लेगा भाई किसने इसकी स्थापना की, किस नाम से जानते हैं, किस जिले में है, कब बंद हुआ, कब खुला। तो ऐसे ही 200 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 7वां प्रश्न है कि महिलाओं के किस आभूषण को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों जो संपन्नता का जो प्रतीक मानते हैं, और वह मानते हैं हम किसको, बी, तगड़ी को। या इसको बोलते हैं, कभी हम तिगड़ी बोलते हैं, या कभी कुछ हम तगड़ी बोलते हैं। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए महिलाओं का जो संपन्नता का हमारा प्रतीक है वह तगड़ी या तिगड़ी है। और तगड़ी का जो हमारे अन्य नाम है वो क्या, पेटी या करधनी, इसका हमारा अन्य नाम है। और कमर में पहने जाने वाला एक प्रमुख हमारा आभूषण है तगड़ी। और दोस्तों कुछ और भी, जैसे कि गोखले, जो गोखले का जो हमारा अन्य नाम है क्या है, बाजूबंद है। बाजू में वह पहना जाता है, इसलिए इसको हम बाजूबंद बोलते हैं। नथ या नथुली, इसको हम दोस्तों बेसर बोलते हैं। ये सभी जानकारी मैंने वीडियो बना रखी है उत्तराखंड के आभूषण करके, तो आप लोग देख लें जिसने नहीं देखी है। और यहाँ पर आपको फिर बता रहा हूँ, गुलबंद को बोलते हैं हम रामनवमी। और चौवन्नी माला को बोलते हैं दोस्तों क्या, हमेल। ये प्रश्न थे जिसको आपको ध्यान में रखते हुए इनको नोट करना है। और 8वां प्रश्न है कि महाभारत काल में रामनगर का नाम क्या था। दोस्तों वही रामनगर जिसको हम बोलते थे कभी क्या, पहले हम महाभारत का नाम जानते हैं ना, तभी तो क्या हम आगे बात करेंगे। तो महाभारत में इसको बोलते थे कि हमारे आह चतु। अथवा व्याख्या कर लेते हैं कि महाभारत काल में रामनगर का जो नाम था वह आह चतु था। और रामनगर का जो हमारा हमारा जो उपनाम है वह है दोस्तों, या पहले जानते हैं कि पुराना नाम वह है हमारा रामजी नगर या रैमजे नगर। और रामनगर का हमारा उपनाम है कुमाऊं व गढ़वाल का प्रवेश द्वार, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, पाली पछाओं का प्रवेश द्वार, या कि हमारा कौन सा, कॉर्बेट नगरी। और रामनगर की जो हमारी स्थापना होती है दोस्तों, स्थापना क्या होती है, रामनगर तो पहले से था, लेकिन जो खोज होती है हम उसी को स्थापना का श्रेय देते हैं। तो वह कब हुई थी, 1850 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो हेनरी रैमजे द्वारा हुई थी। 9वां प्रश्न है कि राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है। तो दोस्तों राज्य की जो हमारी सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है वह है हमारी कौन सी, बी, हल्द्वानी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए राज्य की जो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हमारी हल्द्वानी है। और थोड़ा जान लेते हैं कि हल्द्वानी का जो हमारा
उपनाम है वह क्या हमारा कुमाऊं का प्रवेश द्वार। और देखिए कुमाऊं का प्रवेश द्वार हम काठ गोदाम को भी बोलते हैं। अगर देखिए ऑप्शन में दोनों होंगे तो हम काठ गोदाम करेंगे, वरना एक ही होगा तो हम कौन सा उसमें हल्द्वानी टिक करेंगे। और ब्रिटिश काल में पहाड़ का बाजार के नाम से हम हल्द्वानी को ही जानते थे। और हल्दू के पेड़ के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ता है, तो उसको क्या हम हल्दू वाणी के नाम से भी इसको जानते हैं। जो प्रमुख हमारे यहाँ पर बाजार हैं वह कौन सा, रेलवे बाजार और कारखाना बाजार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और देश की जो हमारी पहली रामायण वाटिका है यह भी हमारे कहाँ पे, हमारे हल्द्वानी में है। हल्द्वानी की जो बात करें दोस्तों, जो खोज हुई थी या स्थापना हुई थी 1834 में विलियम टेल द्वारा की जाती है। और बाद में यहाँ पर जो नगर बसाए जाते हैं दोस्तों वो रुद्रचंद द्वारा बसाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो नहरों का निर्माण किया गया था वो हमारे रैमजी द्वारा किया गया था। ये कुछ अलग से फैक्ट हैं, जिसको नहीं याद है तो नोट कर लेना। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि रोहिला आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों जो रोहिला आक्रमण हुआ था हमारे कुमाऊं में, वह हमारे किसके, कल्याण चंद्र के समय में हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों, तो व्याख्या जान लेते हैं कम शब्दों में कि कल्याण चंद्र का जो हमारा कार्यकाल था वह था दोस्तों हमारा कब, 1729 से लेकर 1747 तक। बहुत महत्वपूर्ण सा कार्यकाल है जो कि आपको जानना है। और क्योंकि दोस्तों बात करें ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि कौन से नंबर का आया था, तो 56वां हमारा राजा होता है कौन, हमारा कल्याण चंद। देखिए कल्याण चंद से पहले मैंने देवी चंद के बारे में बताया था, जिसको हम कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा जो हमारा देवी चंद था वह था हमारा 54वें नंबर का। और 55वां मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हाँ उसका नाम था अजीत चंद, तो उसको 55वां था, उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सीधा को 56वां राजा दे दिया। तो कार्यकाल आपको जानना है, लेकिन हमें ये जानना है कि कुमाऊं में जो रोहिला आक्रमण होता है वह कब होता है, 1743-44 में होता है। और होता किसके नेतृत्व में है, वो अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में कुमाऊं में आक्रमण होता है। और दोस्तों काफ़ी खतरनाक आक्रमण था, यहाँ तक कि कुमाऊं की मूर्तियों को तोड़ा गया और कुमाऊं की जितनी भी हमारी मंदिर थे या मूर्तियाँ थी सबको गाय के खून से लथपथ कर दिया गया था इनके द्वारा। तो काफ़ी एक घिनौना कार्य किया था रोहिला आक्रमण द्वारा, सीधे सीधे कहूँ तो। और तभी क्या हुआ था, हमारे कल्याण चंद ने सहायता मांगी किससे, प्रदीप शाह से। लेकिन प्रदीप शाह से सहायता मांगने से पहले ही हमारा जो कल्याण चंद है वह जाता है दिल्ली में। हमारा उस टाइम था रंगीला बादशाह, जिसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसको हम बोलते हैं, इसके पास सहायता मांगने जाता है। लेकिन उसको सहायता नहीं देता है। क्यों नहीं देता था, क्योंकि इससे पहले नगीनामा युद्ध हुआ था देवी चंद और हमारे देवी चंद और जो दिल्ली का उस टाइम पर मुगलों का शासन था, तो उसके मध्य युद्ध हुआ था। तो भाई वो तो मना कर दिया सहायता देने के लिए ना, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। तो क्या करे, ये जाएगा प्रदीप शाह के पास। तो प्रदीप शाह इसकी 3 लाख रुपये की सहायता करता है। तो उसके बाद फिर रोहिला सोचते हैं कि हम यहाँ कहाँ चक्कर में पड़ते, जैसे गढ़वाल पर अटैक करते ना, तो उसका गढ़वाल पर अटैक करते हैं रोहिला आक्रमण, वो अलग बात है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बात ये थी कि जब कल्याण चंद दिल्ली जाता है ना, तो उस समय इसको काशीपुर में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। और वह किसने दिया था, मुगल वजीर कमरुद्दीन ने दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे कल्याण चंद से। और इसी कल्याण चंद को दोस्तों हम बिल्कुल निरक्षर राजा के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी अत्याचारी भी एक शासक रहा था हमारा कल्याण चंद। तो बात करेंगे एक कल फिर एक अगले नेक्स्ट चंद्र राजा के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।